स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। उनके फॉर्मेट को समझेंगे, क्या क्या चीज़ें हम इस स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जहाँ पे हमने बताया कि 5 चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में बताया गया था। उसमें ये बताया गया कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। मीन्स उस 5 आइटम में से एक कंपोनेंट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो हम पूरा P&L बनाते हैं, बेसिकली ये P&L हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, उस टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर कंपनी के जिसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा रहा है उनका रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती थी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती थी किसी भी बिजनेस कंसर्न की, जो हम डिस्क्लोज करते थे, राइट। तो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट क्या है, P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कह रहा है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसका एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब आपने उस पर्टिकुलर ईयर में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आपने क्या कमाया और क्या खर्चे किए हैं, उसी के बेसिस पे आपका प्रॉफिट निकलेगा या फिर आपका लॉस निकलेगा। या तो आपने खर्चा ज़्यादा किया होगा और आपकी इनकम कम हुई होगी, या आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो गया है और आपका खर्चा कम हुआ तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये जो हम तैयार करते हैं ना, उसका समराइज फॉर्म कि आपने की क्या रेवेन्यू हुई और आपका क्या खर्चा हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बेसिकली ये जो रिकॉर्ड होता है वो कंपनीज़ की एबिलिटी बताता है, कंपनीज़ की एबिलिटी या इनएबिलिटी जो कुछ भी है, कि कंपनी का क्या कंडीशन है कि वो किस तरह का रेवेन्यू अपना क्रिएट कर सकती है, मतलब प्रॉफिट क्रिएट करने के रिगार्डिंग उसकी एबिलिटी क्या है, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आ जाता है। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट को देख के आप ये समझ पाएंगे कि कंपनी किस तरह से अपनी रेवेन्यू इंक्रीज़ की है, अपने कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को अपने रिड्यूस की है और प्रॉफिट कमाई है। या फिर अगर वो लॉस में जा रही है तो लॉस में जाने के पीछे रीज़न क्या है, इसकी इन पर्टिकुलर कंपनी की इनकम प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन या अदर कंपैरिजन इस ईयर कम हुई है, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए या खर्चे उतने ही हैं। तो मतलब आप एक तरीके से इस स्टेटमेंट के थ्रू ये समझ सकते हैं कि कंपनी की एबिलिटी क्या है रेवेन्यू जनरेट करने की, प्रॉफिट जनरेट करने की, उसकी कंडीशन कैसी है, वो आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। तो देखिए, बैलेंस शीट और P&L दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करते हैं तो ये जो P&L होता है ना, वो ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में जो आपकी वर्किंग है ना, आपका बिजनेस, आपकी इंटरप्राइजेस जिस भी पर्पस के लिए इस्टेब्लिश हुई है, जो काम आपका बिजनेस करता है ना, वो जो काम आपने किया है ना, उसका स्टेटमेंट आपका P&L है। बेसिकली मैंने इस साल ये प्रोडक्शन क्या, मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए आप कंपनी है, तो ये हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, ये हमने प्रोडक्ट बनाया, ये सेल किया, उसके रिगार्डिंग हमने इतनी सैलरी दी, ये खर्चा किया। तो जो कुछ भी आपने साल भर में काम किया है ना, उसका स्टेटमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा और वो आपको बता देगा कि भई आपने जो काम किया उससे आपको ये फ़ायदा हुआ, ये आपका नुकसान हुआ। और बैलेंस शीट आपको बताएगा कि ये फ़ायदा या नुकसान सब मिला लीजिए और अभी तक जितने भी साल आपको स्टेबल किए हुआ है उन सबको टोटल करके एक्युमुलेट करके अगर आज के दिन की बात करते हैं तो आज के दिन तुम्हारी कंडीशन क्या है, मतलब आपकी कंपनी की कंडीशन क्या है, कितना एसेट्स जनरेट कर लिए कंपनी ने, कितना लोन रखा है अपने लिए, कितनी लायबिलिटी है, तो वो बैलेंस शीट बताती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हम इसकी एबिलिटी समझते हैं। अब ये स्टेटमेंट तैयार कैसे होगा, तो इसका पूरा फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट कहाँ पे दिया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में दिया गया है। वहीं बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ दिया गया था, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वर्टिकल फॉर्मेट, वो शेड्यूल 3 के ही पार्ट 1 में दिया गया था। क्लियर है? और शेड्यूल 3 में 3 ही बातें, जो शेड्यूल 3 है उसमें 3 ही चीज़ दी गई थी। एक तो बताया गया था कि भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है वर्टिकल का, एक आपका पार्ट 2 में P&L का फॉर्मेट बताया गया था और एक जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कैसे इन दोनों को तैयार करना है। क्लियर है? तो ये ही 3 बात शेड्यूल 3 में बताई गई थी, 3rd शेड्यूल कंपनीज एक्ट 2013 के। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो P&L स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको किन नामों से जानते हैं, इसको रिफर्ड कैसे करते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं, मतलब आप वर्किंग कर रहे हैं ना उसका स्टेटमेंट, और या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट और इनकम, मतलब इनकम का स्टेटमेंट कि क्या आपने कमाया, कैसे कमाया, अर्निंग स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ये सारे इसी के नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
पहले जब कंपनीज एक्ट 1956 की बात करते या शेड्यूल 6 की बात करते थे, तब जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे। लेकिन जब शेड्यूल 3 में इसको डिफाइन किया गया पार्ट 2 के अंदर, उसका फॉर्मेट दिया गया, तो इसका जो नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी जगह पे इसको यूज़ किया जाने लगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो याद रखिएगा, अगर आप ऑफिशियली और लीगली टर्म यूज़ करते हुए इसको मेंशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपका जो वो लिखा जाए, आपका जो टाइटल हो वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये इस एक्ट में प्रॉपरली मेंशन किया गया, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिप्लेस करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज़ किया गया, राइट। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मेट दिया क्या गया है। तो देखिए, फॉर्मेट में पहले कंपनी का नाम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर ईयर का, जो भी आपका सेशन चल रहा होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, वो आप ईयर मेंशन कर देंगे, रुपीज़ मेंशन करेंगे। सेम जैसे बैलेंस शीट में था, ये जो शेड्यूल 3 में आपके ये सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, वहाँ पे कोशिश की गई है कि जब भी इस स्टेटमेंट को देखा जाए ना, तो कंपैरेटिव एनालिसिस अपने आप आ जाए कि भाई करंट में क्या है और प्रीवियस ईयर में पर्टिकुलर चीज़ का क्या कंडीशन रही है। लाइक अगर आपने रेवेन्यू कमाई, तो रेवेन्यू इस साल की क्या थी और पिछले साल की, इस साल की क्या है और पिछले साल की क्या है, वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। क्लियर है। तो अब देखिए, यहाँ पे जब स्टेटमेंट बनाया गया P&L का, तो कैसे बनाया गया, इनकम और एक्सपेंस, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं भाई। इनकम होगा फिर एक्सपेंस होगा, और इनकम में से एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद हमको प्रॉफिट मिलता है। अब उसी प्रॉफिट पे हम टैक्स लगाते हैं, और उसी टैक्स के बाद हम जो नेट प्रॉफिट बचता है उसी को हम शेयर होल्डर्स को मतलब अर्निंग पर शेयर करके कैलकुलेट करते हैं। इसी बात को, इसी चीज़ को, इसी क्रक्स को इन्होंने इस फॉर्मेट में रखा है। तो पहला क्या हो गया, पहला पार्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। मतलब ऑपरेशन इन द सेंस व्हाट, कि जो भी आपका बिजनेस कंसर्न है, जो जिस भी चीज़ की आपकी कंपनी है ना, उसमें जो नॉर्मल ट्रेडिंग आप करते हैं, जिस भी चीज़ में आपकी ट्रेडिंग होती है, उससे आपको क्या रेवेन्यू हुई है। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट को बना के सेल करते हैं, तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट को सेल करने से जो भी रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बनेगा। क्लियर है। तो हेड उन्होंने क्या कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड क्या कह दिया, अदर इनकम। तो जो ऑपरेशन से हुआ, प्रोडक्ट को सेल करके या सर्विसेज को सेल करके जो आपने कमाया, अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग जो कमाया, उस हेड को आपको कहाँ दिखाना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हेड के अंदर दिखाना उस इनकम को। और इसके अलावा अगर आपको कोई इनकम हुई है, लाइक डिविडेंड से इनकम हुई, आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, या कोई और आपको इनकम हुई, कुछ आपने सेल किया था उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, कोई भी इनकम अगर और हुई है आपको, तो उसको हम अदर इनकम के हेड पे दिखाएंगे। तो इस तरह से दो इनकम का हेड हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, दोनों को टोटल करेंगे, टोटल इनकम निकल जाएगी। अब नोट्स नंबर यहाँ पे दिया गया, जिसे कहते हैं नोट्स टू अकाउंट, वहाँ पे आप लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वहाँ उसके आगे 1 लिख देंगे। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस किस चीज़ से हुआ, कितना हुआ, उसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट में मेंशन कर देंगे। अदर इनकम आपने यहाँ पे सीधा अमाउंट लिख देंगे। अदर इनकम के आगे आप नोट्स दिखा देंगे कि वर्किंग नोट नंबर कौन से में है, वो 2 अगर मान लीजिए सेकंड है तो सेकंड लिख दिया आपने, और सेकंड लिखने के बाद आप वहाँ पे वर्किंग नोट में आप नोट्स टू अकाउंट करके सेकंड दिखाएंगे, और वहाँ प्रॉपर दिखाएंगे कि अदर इनकम में हमारी कौन कौन सी इनकम हुई थी, उसका टोटल इतना हुआ। क्लियर है। तो इस तरह से इसको डिटेल में मेंशन किया जाता है। तो हम करंट का फिगर भी रखेंगे और प्रीवियस ईयर का फिगर रखेंगे। तो हमारी रेवेन्यू हो गई, अदर इनकम हो गया, टोटल इनकम हो गया। तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करके हमारी टोटल इनकम निकल के आई। ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें होंगी आपके लिए, ये इसी सिंबल से आपको रिजेंबल करना ईजी हो जाएगा कि थर्ड है कि फोर्थ है, फोर्थ में से थर्ड को लेस कर रहे हैं, फिफ्थ में से लेस कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सिक्वेंस है ना, इसको याद रखना ज़रूरी है। अब इनकम हो गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, खर्चा। तो एक्सपेंसेस के लिए क्या है, तो सबसे पहला एक्सपेंस हम दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। मतलब कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम का क्या मतलब हुआ कि आपने जो रॉ मटेरियल है, भाई आप प्रोडक्शन करवा रहे हैं, कंपनी है, आपका बिजनेस कंसर्न है, तो आपके पास कोई अपना मटेरियल होगा, तो जो भी मटेरियल कंज्यूम किया गया उसकी कॉस्टिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। अब रॉ मटेरियल, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी डिटेल में आपको फॉर्मूला के साथ हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो जैसे देखिए कि आपका रॉ मटेरियल परचेज आप कर रहे हैं, वो आप वहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई और है, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक बचा है, फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा है, तो उस तरह की जो भी डिटेल्स है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेम वे चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब जो चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ, मतलब जो आपका स्टॉक है उसमें क्या चेंजेस आया है। अगर पहले का फॉर्मेट देखा जाए तो सीधा सीधा हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी लिखा जाता था, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा जाता था। यहाँ पे ना ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरह अलग अलग करके नहीं लिखा जाएगा। रिगार्डिंग फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इस सब के रिगार्डिंग अलग अलग करके नहीं लिखा जाएगा।
अगर रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग हो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर कैलकुलेट कर लिया जाता है, लेकिन अगर फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस के रिगार्डिंग आपका ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टॉक का, तो उसको हम अलग अलग करके नहीं दिखाते। उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। अब चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारा क्लोजिंग, मान लीजिए हम कहते हैं फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 3 लाख बचा हुआ है, जबकि फिनिश गुड्स की जो ओपनिंग थी वो कितने की थी, 2.5 लाख की थी, राइट। तो चेंजेस कितने का है, 50,000 का चेंज आया, 2.5 लाख ओपनिंग थी, क्लोजिंग कितने की है, 3 लाख की फिनिश गुड्स की है, तो डिफरेंस कितने का है, 50,000 का आया। हम यहाँ पे सिर्फ 50,000 दिखाएंगे, और चूंकि क्लोजिंग ज़्यादा है तो हम इसको माइनस में करके दिखाएंगे, मतलब ब्रैकेट में करके दिखाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ, तो फिनिश गुड्स का जितना भी होगा वो फिनिश गुड्स का लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस का लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको स्टॉक इन ट्रेड वगैरह को सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देते हैं। नेक्स्ट आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, ये हेड हो गया कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के रिगार्डिंग हमारा कितना खर्चा हुआ। अब एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में क्या खर्चा होगा, भाई एम्प्लॉय को हम सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, उनका कोई और उनके रिगार्डिंग कोई खर्चा किया हमने, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो उसका हम डिटेल करके, उसका अलग अलग हेड करके हमको यहाँ पे प्रॉपर शो करना पड़ता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। देन आएगा फिनांस कॉस्ट। फिनांस कॉस्ट हेड हो गया। अब इसके अंदर फिनांस कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो आपको मेंशन करने होंगे। फिर आपका आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आपने डेप्रिसिएशन जितना भी बनाया होगा, डेप्रिसिएशन का जो भी खर्चा आपने कैलकुलेट किया होगा, वो आप वर्किंग नोट दिखा के आप उसका अमाउंट यहाँ पे प्रॉपर दिखा सकते हैं। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस है, और इन हेड के अलावा अगर कोई और भी खर्चा है तो उसको अदर एक्सपेंसेस के हेड में दिखाएंगे आप, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस के हेड में भी जैसे रिपेयर है, इंश्योरेंस है, तो आप अदर एक्सपेंसेस दिखाएंगे, डैश करेंगे, फिर रिपेयर, इंश्योरेंस आपको इस यहीं पे शो करना पड़ेगा पूरा डिटेल में, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिकली हेड के नाम से भी डिलीट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हेड ज़रूर मेंशन करना होगा। तो ये इस तरह से हेड में डिवाइड कर दिया गया खर्चों को, कि आपका मटेरियल कंज्यूम में कितना खर्चा हो गया, इन्वेंट्रीज के चेंजेस में कितना खर्चा हुआ, एम्प्लॉय के बेनिफिट पे कितना खर्चा हुआ, फिनांस कॉस्ट में कितना खर्चा हुआ, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कितना खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस में कितना खर्चा। इस तरह से आपने टोटल खर्चा कैलकुलेट कर लिया। तो इनकम हमारी हो गई, हमारा टोटल खर्चा हो गया। तो अब क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट तो आया, लेकिन प्रॉफिट कैसा है, ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से कोई एक्सेप्शनल नेचर का खर्चा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा जो है उसको डिडक्ट नहीं किया गया है। तो हमने क्या करना है, जो इनकम हमने कैलकुलेट की थी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को हम लेस कर देंगे, जो आएगा हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे, और हम क्या कहेंगे कि ये ऐसा प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट में से अभी तक हमने एक्सेप्शनल खर्चों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चों को डिडक्ट नहीं किया है। तो ना एक्सेप्शनल खर्चा किया गया, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ना ही टैक्स, ये सब डिडक्ट किए बिना का प्रॉफिट हमारा सामने आ गया। तो अब हम एक एक करके उसमें से डिडक्ट करते जाएंगे। पहले हम एक्सेप्शनल आइटम डिडक्ट कर दिए। एक्सेप्शनल आइटम का मतलब जो हमेशा नहीं होता है, जो रिकरिंग नेचर का नहीं होता, उसको हम एक्सेप्शनल कहते हैं। जैसे आपका लॉस बाई फायर हो गया, लॉस बाई थेफ्ट, मतलब आग लगने की वजह से नुकसान हो गया आपका, तो ये आपका हमेशा नहीं होगा ना, तो इस तरह के खर्चों को हम एक्सेप्शनल आइटम कह देते हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब एक्सेप्शनल को लेस कर देंगे तो क्या बचा, अब जो प्रॉफिट आया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैक्स के पहले का प्रॉफिट है, मतलब अभी इस प्रॉफिट में से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी डिडक्ट करना है और टैक्स भी डिडक्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डिडक्ट कर देंगे, राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डिडक्ट करने के बाद हम प्रॉफिट बिफोर, अब हमारा जो आएगा वो पीबीटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम इसमें से हमारा प्रॉफिट आ गया, अब इस प्रॉफिट में से हम क्या लेस करेंगे, टैक्स का खर्चा लेस करेंगे, टैक्स का एक्सपेंस हम लेस कर देंगे। टैक्स के एक्सपेंस लेस करने के बाद जो हमारा आएगा वो प्रॉफिट या लॉस, जो भी आपकी कंडीशन होगी, भाई लॉस होगा तो टैक्स नहीं आएगा, प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, भाई इस साल हम जो ऑपरेशंस कर रहे थे उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की वजह से भी मेरा कोई लॉस या कोई प्रॉफिट है तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा, अब जब हम ये करेंगे कि भाई कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की वजह से हमारा क्या आ गया, आफ्टर टैक्स वगैरह डिडक्ट करने के बाद, और फिर हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की का कितना इनकम है वो लिखेंगे, और उस पर क्या टैक्स लगा वो भी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। अब हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो भी प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो भी आफ्टर टैक्स का है, दोनों को ऐड करके हम ये कह देंगे कि ये रहा हमारा प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, इस पीरियड के लिए हमारा इतना प्रॉफिट रहा। भाई कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमारा टैक्स के बाद का प्रॉफिट इतना रहा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट उसमें से टैक्स को लेस करने के बाद हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट इतना रहा। तो कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों को ऐड करके हम कह देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड हमारा इतना रहा।
ठीक है, 15th नंबर पॉइंट पे। अब जो आया यही हमारा क्या बन जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर। मतलब अब इस प्रॉफिट में से हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है, दोनों का फॉर्मूला होता है। और वो यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लिख देते हैं कि एक शेयर पे कितनी प्रॉफिट आई हमारी, टोटल प्रॉफिट हमारी इतनी रही, नेट प्रॉफिट हमारी इतनी रही। अब एक एक शेयर पे हमारी कितनी प्रॉफिट आई वो हम इसी से ईपीएस से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इस फॉर्मेट को हम इन शॉर्ट इस तरह से दिखा सकते हैं जो काम का होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूइंग, टैक्स का और टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह है, वो सब डिडक्ट करते हैं। तो अगर टोटल देखा जाए तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, उसी के बेसिस पे ईपीएस निकलता है। अब यहीं पे कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूइंग का अलग अलग कैलकुलेट कर देते हैं, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, इन सबको डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद का हम सब कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? पर इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से स्टेटमेंट को शो करते हैं। तो यहाँ तो हमारा फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट के बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो ये जो प्रोविजंस है ना वो अप्लाई है किस पे, कि जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 40 सब क्लॉज 2 के अंदर, वहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये जो हेड है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, उसके अंदर कैसे आपको शो करना है वो चीज़ें बताई गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो आप देखिए कि क्या आपकी कंपनी फिनांस के अलावा की कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी है जो जैसे होता है ना कि लोन देना या इस फाइनेंशियल नेचर का जो इनका ट्रांजैक्शन होता है उस तरह की कंपनी है, अदर देन फाइनेंस कंपनी। अदर देन फाइनेंस कंपनी का क्या मतलब हुआ कि नॉर्मली प्रोडक्ट वगैरह बना के सेल परचेज कर रही है, इस तरह की कंपनी है। तो अदर देन फाइनेंस कंपनी है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि भाई इस प्रोडक्ट को सेल करने से क्या आया, उस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप क्या क्या लिखेंगे। तो प्रोडक्ट को सेल करने से इतना आया, या सर्विसेज को सेल करने से हमें इतना आया, या अगर आप कोई सेक्शन 8 कंपनीज को बिलोंग करते थे, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं ना, तो अगर आप सेक्शन 8 कंपनीज को बिलोंग करते थे तो अगर आपको कोई ग्रांट एंड डोनेशन रिसीव हुई तो वो भी आपका इसी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आता है, क्योंकि आप कोई बिजनेस तो करते नहीं हैं, तो वो आपका ग्रांट एंड डोनेशन इसी हेड के अंदर आ जाता। फिर अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज़, अगर आपको काम करने की वजह से कुछ और इनकम आई है तो वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हेड के अंदर ही आ जाती। क्लियर है? और इसमें से हम एक्साइज ड्यूटी को लेस कर देते थे। वहीं पे अगर आप एक ऐसी कंपनी थे जो कंपनी फिनांस नेचर में डील करती, मतलब फिनांस कंपनी थी, और तब उनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, भाई अगर मैं ऐसी कंपनी जो फिनांस की है, जैसे ना मुथूट फिनांस कंपनी, इस तरह की कोई कंपनी होती है जो कि बेसिकली लोन दे के पैसा ले रही है, इस तरह का काम करती है, तो उनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, भाई इंटरेस्ट होगा, क्योंकि लोन दे के इंटरेस्ट ही कमा रही हैं, या अदर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं, लाइक आपके ट्रैवलिंग चेक बना दे रही हैं, या आपका कोई और वर्क कर रही हैं, एंसिलरी सर्विसेज आपको जो कुछ भी प्रोवाइड कर रही हैं उसके लिए जो भी वो पैसे चार्ज कर रही होंगी वो सब उनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? तो रिवेन्यू आपका जो भी होगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका जो भी होगा वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा नोट्स टू अकाउंट के अंदर, कि भाई कहाँ से आपको इनकम आई है, ये जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, मतलब प्रोडक्ट से आई, सर्विसेज से आई, कितनी आई, वो आपको डिटेल वहाँ पे नोट्स टू अकाउंट के अंदर देनी होगी। तो ये तो हो गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है उससे होने वाली इनकम। देन अदर इनकम आप कैसे दिखाएंगे, तो अदर इनकम के लिए उन्होंने क्या कहा कि जैसे इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम किसकी है, अदर देन फाइनेंस कंपनी की। फाइनेंस कंपनी की तो इंटरेस्ट इनकम उनकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फाइनेंस कंपनी नहीं हूँ, अदर देन फाइनेंस कंपनी, एक नॉर्मल बिजनेस या नॉर्मल कंपनीज जैसी होती हैं वैसी हूँ, तो भाई अगर मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो वो मेरी अदर इनकम हो गई। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, वहाँ से मुझे डिविडेंड आ रही है, तो मेरी अदर इनकम हो गई। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, मेरे पास कोई एसेट्स थी, उसको मैंने सेल किया, उससे मुझे कोई लॉस या इनकम हुई, तो वो मेरी अदर इनकम का पार्ट बनेगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ऐसा कोई इनकम मुझे हो रहा है जो मेरा डेली बिजनेस जो हमारा बनता है ना, ट्रेडिंग, हमारा जो नॉर्मल रूटीन वर्क है ना, उसके अलावा हमने कोई काम किया, उसकी वजह से मुझे कोई इनकम हो गई, तो वो इनकम अदर इनकम का पार्ट बनेगी। तो ये हमारा इनकम वाला सेक्शन हो जाता है। क्लियर? नेट गेन, लॉस, अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सारे हमारे अदर इनकम की सोर्सेज हो जाते हैं। फिर वहीं पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया कि अगर फिनांस कॉस्ट है, आप एक्सपेंसेस कॉलम में जब जाते हैं तो एक्सपेंसेस में हमें फिनांस कॉस्ट आता है ना, फिनांस कॉस्ट, तो फिनांस कॉस्ट के अंदर आपको क्या दिखाना होता है कि आपने अगर कोई लोन ले रखा, आपकी कोई बोरविंग चल रही है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट का खर्चा, कोई और बोरविंग आपकी है, अदर बोरविंग है,
आपका लोन लेने की वजह से अगर आपका कोई खर्चा पड़ा है, कोई उस लोन की वजह से आपको कुछ देना पड़ रहा है, तो वो सारे खर्चे इसी फिनांस कॉस्ट के अंदर आएंगे। अगर कोई फॉरेन करेंसीज का ट्रांजैक्शंस हुआ है, उसमें कोई नेट गेन या लॉस हुआ है, तो वो भी आपका फिनांस कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि पहला हेड था एक्सपेंसेस में, वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कैसे करते थे कि भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, उसमें परचेज इस बार कितना किया है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब अगर कोई कैरेज इनवर्ड वगैरह है ना, तो वो भी यहाँ पे ऐड वगैरह हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कैरेज इनवर्ड को ऐड कर देंगे, परचेज को ऐड कर देंगे और फिर क्लोजिंग वगैरह को लेस कर देंगे। मतलब रॉ मटेरियल से रिगार्डिंग जो भी आपके खर्चे होंगे, तो वो सब यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे। ये सब चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेट करके हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं। क्लियर है? इसके अलावा जो हमारा खर्चा होता है, मतलब और भी जो भी, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस, तो उसमें हमें कैसे चीज़ों को शो करना है उसके रिगार्डिंग कहा गया कि देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब उन सब के अलावा आपने अपने इनकम के रिगार्डिंग जो भी खर्चा किया है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका जो कुछ भी है, वो सब आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा। लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आप हेडिंग डालेंगे अपने P&L में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप लिखेंगे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मेन हेडिंग हो गया, फिर आप डैश करेंगे और डैश करके आपको सेपरेटली लिखना होगा कि सैलरी एंड वेजेस से मुझे इतना इतना खर्चा गया, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पे अगर मैंने कोई खर्चा किया है, या एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान कंपनी ने इशू किया है, या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का इसके हेड के नाम से कोई खर्चा है, तो इस तरह के खर्चों को आपको डिटेल में वहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेड क्रिएट करना पड़ेगा, अमाउंट लिखना पड़ेगा। लेकिन मेन हेड क्या रहेगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब हेड एक्सपेंसेस हेड के अंदर आपका सब हेड आया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और इस सब हेड के अंदर अगेन कई आपके खर्चे आए। ठीक है। इस सब हेड को भी हमने क्लासीफाई कर दिया कि सैलरी वेजेस से कितना है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के नाम से कितना है, ESOP कितना है, ESPP कितना है, जो कुछ भी एप्लीकेबल होगा वो आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, वो भी आप सेपरेटली शो करेंगे। या अगर कोई ऐसा खर्चा आपकी है या कोई ऐसा इनकम है जो कि आपका टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1% से एक्सीड कर रहा हो, मान लीजिए आपका जो भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका टोटल अमाउंट देखिए, उसका 1% निकालिए। अगर उस 1% से ज़्यादा का आपका कोई एक्सपेंस हो रहा है ना, या 1,00,000 रुपया, दोनों में जो भी ज़्यादा होगा, तो उसको भी आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा। आपको किसी हेड के अंदर उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं कि ये तो फिनांस कॉस्ट के अंदर नहीं आ रहा, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर नहीं आ रहा, ये चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज के अंदर नहीं आ रहा, तो इसको हम अदर एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको अदर एक्सपेंसेस में डालें, कहाँ पर करें? तो उस सब केस में उन्होंने कहा कि इसको आप सेपरेट दिखाइए, जैसे डेप्रिसिएशन दिखाया जा रहा है ना, वैसे आप इसको सेपरेट हेड करके दिखाइए, क्योंकि इसका अमाउंट बड़ा है। ठीक है। इसी तरह से आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डिविडेंड इनकम है, ये सब आपको डिटेल में वहाँ पे हेड क्रिएट करके दिखाना पड़ता है कि ये इस तरह से हमको इस तरह की इनकम या इस तरह का एक्सपेंस हो रहा है आपका। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेपरेटली शो करनी पड़ेंगी हेड के अंदर। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई फॉरेन करेंसी वगैरह है या उसकी वजह से आपको नेट गेन या लॉस हो रहा है और वो फिनांस कॉस्ट के अंदर नहीं जा रही है, तो फिनांस कॉस्ट के अलावा अगर कुछ है तो उसको भी आपको प्रॉपर हेड से दिखाना पड़ेगा। उसका नाम जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह अलग से दिखाया जा रहा है ना, फिनांस कॉस्ट के अलावा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अलावा, उसी तरह इसके लिए भी अलग से हेड बना के आप दिखाइए। इसके अलावा अगर आप ऑडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, चाहे ऑडिटर के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं या किसी टैक्सेशन के रिगार्डिंग आपने ऑडिटर को कोई पेमेंट किया है, या कोई कंपनी लॉ का मैटर था उसके रिगार्डिंग आपने कोई पेमेंट किया है, मैनेजमेंट सर्विसेज ली उसके रिगार्डिंग कोई पेमेंट किया है, या कोई अदर सर्विस आपने ली उसके रिगार्डिंग पेमेंट किया, या कुछ खर्चा उन्होंने किया उसको रिम्बर्स किया, लाइक वो ट्रैवल करके आए ऑडिटर्स, उनके ट्रैवलिंग का खर्चा आपने रिम्बर्स किया, उनके स्टे करने का खर्चा आपने रिम्बर्स किया, तो वो सारे खर्चों को भी आप अलग से प्रॉपरली शो करेंगे, आपको डिटेल दिखानी पड़ेगी, है ना। अगर आप कोई ऐसी कंपनी है जो उसमें आपको CSR मेंटेन करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, और आपको CSR के अंदर खर्चा करना पड़ता है कि भाई हाँ ये CSR एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हमने खर्चे किए हैं, तो आपको CSR एक्टिविटीज़ की डिटेल दिखानी पड़ेगी अपने नोट्स में कि आपने कहाँ खर्चा किया, कितना खर्चा किया, क्यों खर्चा किया, वो डिटेल्स आपको प्रॉपर दिखानी पड़ेगी। कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है आपका, लाइक आपका लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट है, या जो कुछ भी है इस तरह का नेचर है आपका, तो वो भी आपको एक्सेप्शनल आइटम को आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा। एक्सेप्शनल हेड डालेंगे और डिटेल में उसका लिखेंगे कि किस हेड से कहाँ का एक्सेप्शनल नेचर है वो भी लिखेंगे। कोई प्रायर पीरियड आइटम था तो उसको भी आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये इनकम इस हेड से हुई है।
क्लियर है। इसके अलावा अगर आप कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे आपको स्टोर्स या स्पेयर पार्ट्स का कंजम्पशन में खर्चा हुआ, पावर फ्यूल हुआ, रेंट हुआ, रिपेयर्स बिल्डिंग का हुआ, मशीनरी का रिपेयर हुआ, इंश्योरेंस हुआ, रेट्स एंड टैक्सेस हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो अगर आप अदर एक्सपेंसेस का हेड डालते हैं तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर डैश करके आपको इस तरह का अगर कोई खर्चा है, रेंट, रिपेयर, ये सब कोई खर्चा है ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये इसको नोट्स टू अकाउंट में डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे लिखेंगे। इसको प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी सेपरेटली ईच आइटम की। तो इस तरह से आप पूरा एक्सपेंस का क्लियर कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो जाता है। ये उनका इंस्ट्रक्शन था कि आप इस तरह डिटेल लिखिए, आप पूरा आपका इनकम और मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस का पूरा डिटेल दिखे कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्चा हुआ, क्यों खर्चा हुआ, किसकी रिगार्डिंग कितना खर्चा हुआ, और इससे आप एनालिसिस कर पाते हैं कि मेरा खर्चा कहाँ ज़्यादा हो रहा है, मेरे अगर मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट परसेंटेज कम है तो क्यों कम है। ये आप अपने हेड से क्रिएट कर समझ पाएंगे कि कहीं हम एम्प्लॉई को ज़्यादा तो खर्चा नहीं करें, सैलरी बढ़ गई है इस वजह से तो नहीं ज़्यादा खर्चा हो गया, या फिर हमारा फिनांस कॉस्ट इस बार लोन हमने ज़्यादा ले लिया, इंटरेस्ट हम ज़्यादा पे करें, फिनांस कॉस्ट बढ़ गई, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रहे हैं, आप इसको एनालिसिस कर पाएंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।